कारवां के लोगों से मिलने की इच्छा थी। मित्रों, बहुत पहले हम लोगों ने भी जो बुद्ध चरित्र चंद्रोदय है उसको पढ़ा और हमने व्यक्तिगत तौर पर काफी किताबें भी खरीदवाई। वो जो दिल्ली का प्रकाशन है, सम्यक प्रकाशन, वहां से, और उसको वितरित भी करवाया गया। एक अच्छी परंपरा उत्तर प्रदेश में भी शुरू हो रही है कि अखंड पाठ का कार्यक्रम तमाम जगहों पर हो रहा है और बुद्ध चरित्र चंद्रोदय उसका मुख्य ग्रंथ है, जिसको कि पूरा 24 घंटे जैसे कहते हैं एक अखंड पाठ हो रहा है। बहुत ही सरल भाषा में, बोधगम्य भाषा में, आम जनता की भाषा में, जैसा कि तुलसीदास जी ने अभी बता रहे थे, हमारे विश्वकर्मा जी की सनातन धर्म का ग्रंथ रामचरितमानस लिख दिया। उसी ढंग से करीब करीब अवधि की भाषा में ही, जहां तक मैं उसको पढ़ा है, उसी भाषा में संपूर्ण ग्रंथ वो लिखा गया है। और निश्चित रूप से जिस ढंग से बुद्ध के पूरे जीवन पर वो महाकाव्य है और जिस ढंग से बोधगम्य भाषा में लिखा गया है, बुद्ध के बड़े ही उदात्त विचार को, उनके दृष्टि को, उनके दर्शन को जितने सरल भाषा में और गांव देहात की भाषा में उन्होंने लिखकर एक महाकाव्य की शक्ल दिया है, तो निश्चित रूप से इस ग्रंथ के माध्यम से बुद्ध की बात, बुद्ध का दर्शन, बुद्ध का रास्ता प्रत्येक घर तक जाएगा और बुद्धमय भारत को बनाने में इस ग्रंथ का बहुत बड़ा योगदान होगा। और ये महाकवि विनीत विक्रम बौद्ध जी की जन्मस्थली, इसलिए भी बड़ी इच्छा थी इस धरती को नमन करने की, इसलिए आप लोगों के बीच आया। मित्रों, बातें बहुत है, दर्द बहुत है और आप सभी उसी दर्द के भागीदार हैं और उसी दर्द से प्रेरित होकर, उसी करुणा से प्रेरित होकर के आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं। हमारा देश बहुत महान देश है और इस देश में ऐसे ऐसे महापुरुष पैदा हुए जिन्होंने न केवल देश को एक ऐसा रास्ता दिखाया जिसमें सभी मानव समान हो, प्रेम मोहब्बत भाईचारा से रहें, सदाचार से रहें, कुशल कर्म करें और एक अच्छे समाज का निर्माण हो। और बंधुओं, हम लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, अखंड भारत का निर्माण हो, अखंड भारत का निर्माण हो। मैं आप लोगों से कुछ प्रसंग रखना चाहता हूं कि जब भगवान बुद्ध बोध गया की धरती पर बुद्धत्व प्राप्ति के एक दिन पहले ध्यान मग्न थे, तो रात्रि के अंतिम पहर में उन्होंने 4 सपने देखे थे या 5 सपने देखे थे, मुझे संख्या नहीं याद आ रही है। एक उसमें से जो सपना था, जो सबसे, जिसकी मैं व्याख्या करना चाहता हूं, जिसके बारे में यहां उल्लेख करना चाहता हूं, भगवान बुद्ध ने सपना देखा कि वो पूरे जम्बू द्वीप पर लेटे हुए हैं। उस समय भारत को जम्बू द्वीप कहा जाता था, भारत नाम नहीं था, जम्बू द्वीप था। और उन्होंने क्या सपना देखा कि जम्बू द्वीप पर लेटे हुए हैं और उनका माथा हिमालय पर्वत पर है, उनका पैर दक्षिण में समुद्र को छू रहा है, एक हाथ बंगाल की खाड़ी को और एक हाथ अरब सागर को छू रहा है। आप लोग सभी पढ़े लिखे लोग हो, विद्वान लोग हो, तमाम इसमें इतिहास के मर्मज्ञ लोग भी हैं, प्राचीन इतिहास भी पढ़े होंगे, साहित्य भी पढ़े होंगे। आप लोग भगवान बुद्ध के इस सपने के पहले शायद कोई ऐसा प्रकरण नहीं बता सकते जिसमें
इतने विशाल भारत का, इतने अखंड भारत का वर्णन भगवान बुद्ध के सपने के माध्यम से किया गया हो। तो ये सपना एक ढंग से अखंड भारत का दिग्दर्शन कराता है हमें। और इस सपने में एक अर्थ ये भी है कि बुद्ध लेटे हुए हैं, पूरे भारत पर लेटे हुए हैं। और बुद्ध भारत पर लेटे हुए हैं तो क्या अर्थ हुआ कि बुद्ध की इच्छा थी ये पूरा जम्बू द्वीप बुद्ध की विचारधारा से बुद्धमय हो जाए। और जब बुद्धमय हो जाएगा तो निश्चित रूप से विश्व में ये सिरमौर होगा और अखंड भी होगा और विश्व गुरु का ये कार्य करेगा। तो भगवान बुद्ध का विचारधारा, भगवान बुद्ध पूरे जम्बू द्वीप पर लेटे हुए हैं, मतलब क्या हुआ? यानी पूरा ये भारतवर्ष बुद्धमय हो। और बुद्धमय भारत का क्या अर्थ हुआ? हम समानता से रहें, जाति न हो, वर्ण न हो, द्वेष न हो, विद्वेष न हो, घृणा न हो, प्रतिस्पर्धा न हो, आपस में हम प्रेम मोहब्बत भाईचारा से रहे, एक दूसरे के दुख सुख में काम आए और समानता मानवता इन सारे मूल्यों से हम ओतप्रोत होकर के एक बेहतर समाज का निर्माण करें। मित्रों, आज एक विचारधारा के लोग बड़ी बातें करते हैं, हम अखंड भारत बनाएंगे, अखंड भारत बनाएंगे। मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि अखंड भारत का सपना पहली बार भगवान बुद्ध ने देखा और इस देश की धरती को बुद्धमय करने का भगवान बुद्ध ने प्रयास भी किया। आपको मालूम होगा कि उन्हें 39 वर्ष की अवस्था में या 36 वर्ष की 35 वर्ष की अवस्था में उनको बुद्धत्व प्राप्त हुआ और 45 साल तक उस समय, आज तो हमारे पास चरपहिया वाहन है, तमाम बाद में रथ विकसित हो गए, तमाम गाड़ी घोड़ा दुनिया भर का है, तब भी हम इतना भ्रमण नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन भगवान बुद्ध 45 साल तक पैदल, खड़ाऊ भी नहीं पहनते थे, जूता चप्पल भी नहीं पहनते थे, ऐसे विकट मार्ग पर जंगल पहाड़ सबको लांघते हुए भगवान बुद्ध 45 साल तक अनवरत चलते रहे। और चलते क्यों रहे? चलते इसलिए रहे कि भगवान बुद्ध को जिस ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, वो ज्ञान क्या था? वो हमको जोड़ने का ज्ञान था, हमें भाईचारा, प्रेम, मोहब्बत, करुणा, दया, कुशल कर्म को सिखाने का वो ज्ञान था। और वो ज्ञान था कि आप सारे अकुशल कर्मों से, अकुशल चिंतन से, अकुशल सोच से मुक्त हो जाएं, वो ज्ञान था। और इस देश में कुछ लोग ऐसे ज्ञान को मंत्र मानते हैं। मंत्र माने छुपा कर रखो, कोई जान न पाए। लेकिन भगवान बुद्ध ने कहा कि नहीं, ये ज्ञान मंत्र नहीं होता, ज्ञान वही ज्ञान होता है जो बांट दिया जाए। और उन्होंने पूरे 45 साल तक इस देश को अपना ज्ञान बांटते रहे और एक समता में, करुणा में, मानवता से ओतप्रोत समाज के निर्माण का कार्य करते रहे। और यही कारण है कि भगवान बुद्ध के विचारधारा के बाद इस देश में हजारों नौजवान, हजारों बुजुर्ग, हजारों हमारे विद्वान लोग, दार्शनिक लोग इस विचारधारा में आगे बढ़े और समता में भारत बना। और जब समता में भारत बना, पढ़ाई लिखाई वाला भारत बना, तो अखंड भारत बना। और अगर चंद्रगुप्त इस देश को अखंड बना पाए तो कहीं न कहीं भगवान बुद्ध की वो समतावादी विचारधारा उनके पीछे थी। अन्यथा अगर समाज वैचारिक रूप से तैयार न होता तो हम अखंड भारत का निर्माण भी न कर पाते। मित्रों, कभी भी कोई देश मजबूत तभी होता है जब सारे निवासी पढ़े लिखे हों, सारे लोग शिक्षित हों, सारे लोगों के पास सत्ता हो, शिक्षा हो, समृद्धि हो और सब प्रेम मोहब्बत भाईचारा से रहे। ये बुद्ध का मार्ग ही सिखा पाया। इसलिए
हम अगर इस देश को फिर से वही गौरव देना चाहते हैं, फिर से अखंड भारत बनाना चाहते हैं, तो हमें भारत बनाना पड़ेगा, क्योंकि समता में समाज ही अखंड समाज होता है। और जो विचारधारा अखंड समाज नहीं बना सकता, वो विचारधारा कभी भी अखंड राष्ट्र और देश नहीं बना सकता। राष्ट्र और देश टुकड़े टुकड़े की विचारधारा से नहीं बनता। राष्ट्र और देश वर्णवादी विचारधारा से नहीं बन सकता। राष्ट्र और देश ऊंच नीच तमाम जो विभाजनकारी विचारधारा है उससे नहीं बन सकता। और इसीलिए इस देश में जब जब ये बुद्धमय भारत रहा, ये अखंड भारत रहा, मजबूत भारत रहा, और जब बुद्ध की विचारधारा गायब हो गई, ये देश टुकड़ों में बट गया और देश गुलाम हो गया। मित्रों, एक मैं बात और कहना चाहता हूं, जल्दी अपनी बात समाप्त करूंगा। इस देश में भगवान बुद्ध के उदय के बाद से, भगवान बुद्ध के पैदा होने के बाद से और हर्षवर्धन तक, और उधर बंगाल में 12वीं शताब्दी के मध्यकाल तक, जबकि पाल वंश था, अगर सिर्फ 100 साल का कार्यकाल निकाल दीजिए पुष्यमित्र शुंग का, हमारे तमाम पढ़े लिखे विद्वान लोग हैं, मैं भगवान बुद्ध के 6ठी शताब्दी ईसा से लेकर के और 12वीं शताब्दी तक, यानी 1800 साल में सिर्फ 100 साल निकाल दीजिए पुष्यमित्र शुंग का। मैं आप लोगों से प्रश्न करना चाहता हूं कि हम लोग अपने को हीन भावनाग्रस्त करते हैं कि सदियों से प्रताड़ित रहे, सदियों से उत्पीड़ित रहे, वर्णवादी व्यवस्था बहुत मजबूत रही। मैं आपसे प्रश्न करना चाहता हूं कि क्या इन 1800 सालों में 100 साल छोड़कर एक भी ब्राह्मण या क्षत्रिय वर्ण का कोई राजा हुआ क्या? नहीं हुआ इस देश में, नहीं हुआ इस देश में। लेकिन हमारे सामने एक गलत इतिहास परोसा जाता है, हमारे मनोबल को तोड़ा जाता है। इस देश में मौर्य सम्राटों ने बुद्धमय भारत बनाया। इसके पहले भगवान बुद्ध के बाद आप कल्पना कर सकते हैं, उनके जीवन काल में ही 4 उत्तर भारत के सबसे महत्वपूर्ण राजा थे, महत्वपूर्ण क्या, सबसे प्रतापी राजा थे। मगध में बिंबिसार, कौशल में यानी प्रसेनजीत, और आपके यहाँ उज्जैन में महाराज उदयन, महाराज प्रद्योत, और महाराज उदयन इलाहाबाद में, कौशाम्बी में, प्रयागराज में। ये चारों राजा भगवान बुद्ध के चेले थे, चेले, और उनके जीवन काल में चेले थे। और ऐसे वैसे भी चेले नहीं थे, भगवान बुद्ध के इस प्रकार के चेले थे कि जब वो देशना करते थे तो बिंबिसार और प्रसेनजीत रथ से जाते थे और 1 किलोमीटर या 500 मीटर पहले रथ से उतरकर पैदल आकर चुपचाप उनकी देशना को सुनने के लिए उसमें सम्मिलित हो जाते थे। ऐसे चेले थे। इसके बाद मौर्यों का युग आया, इसके बाद कनिष्क आया, वो भी बौद्ध धर्मानुयायी था। इसके बाद तमाम यूनानी राजा आए, मिलिंडर आए, वो भी बौद्ध धर्मानुयायी थे। इसके बाद गुप्त काल आया। गुप्तों के बारे में आज वर्ण ढूंढा जाता है। आखिर जब प्राचीन भारत में वर्ण की आवश्यकता ही नहीं थी राजा बनने के लिए, तो आप वर्ण क्यों ढूंढ रहे हैं? और आज तक गुप्त किस वर्ण के थे, आज तक इतिहासकार उसका वर्ण नहीं ढूंढ पाए। और मित्रों, मैं बताना चाहता हूं कि गुप्त वंश के तमाम ऐसे राजा थे, तमाम ऐसे सम्राट थे जिन्होंने बौद्ध तीर्थ स्थलों का बहुत ज्यादा विकास किया। और कहते हैं, अभी बड़ी बड़ी बातें होती हैं कि बौद्ध धर्म तो इस देश को क्या बना दिया, हिंसा से दूर कर दिया, अहिंसक बना दिया, इसी कारण हम गुलाम हो रहे हैं। अब समय नहीं है, नहीं तो इन सब बिंदुओं पर लंबी बात तय की जा सकती है। मैं सिर्फ गुप्त वंश के बारे में इतना कह रहा था कि उनका चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का एक सेना नायक था आम्रकार्दव, और आम्रकार्दव ने 100 युद्ध जीते थे, 100 युद्ध जीते थे, 100 युद्ध। और उसके कारण चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य जैसा इतिहास में प्रसिद्ध हुआ। और वो
आम्रकार्दव बौद्ध धर्मानुयायी था। मैं सिर्फ ये इतिहास के प्रकरण इसलिए बता रहा हूं कि जब जब बौद्ध धर्म इस देश में मजबूत हुआ, इस देश में समता आई, करुणा आई, प्रेम मोहब्बत भाईचारा आया और इस देश के आम नागरिकों में ऐसे ऐसे प्रतिभाशाली लोग पैदा हुए कि इस देश को अखंडता और एकता प्रदान की। आज फिर से उन्हीं मूल्यों की जरूरत है और इन मूल्यों की जरूरत के लिए हमें बुद्धमय भारत बनाना पड़ेगा। और बुद्धमय भारत बनाने के लिए ये जो देवर कोठार से आंदोलन शुरू हो रहा है, ये जो ट्रस्ट के माध्यम से बात जा रही है, ये हम लोग भी कोशिश करेंगे इसको आगे बढ़ाएं। और मैं कोई आश्वासन तो नहीं दे सकता, लेकिन जो भी वित्तीय मदद होगी मैं नंबर ले लूंगा भाई साहब का। जो भी वित्तीय मदद होगी हम लोग भविष्य में वित्तीय मदद करते रहेंगे और समय समय पर यहाँ आते भी रहेंगे। ये आंदोलन आगे बढ़ना चाहिए। अभी सेक्रेटरी साहब बड़ा ही अपना दर्द बयां कर रहे थे कि ऐसी बातें हैं, ऐसी बातें हैं। अभी तो बहुत कुछ सुनना पड़ेगा। षड्यंत्र करके तो इतने बड़े धर्म को, इतने बड़े विशाल आंदोलन को इस देश से गायब कर दिया गया। आप कल्पना कर सकते हैं कि जिस देश में बौद्ध धर्म पैदा हुआ हो और जिस देश में मैंने बताया 1800 साल तक, ये गलत फहमी है लोगों की और इसको सुधार लीजिए कि पुष्यमित्र शुंग के बाद इस देश में बौद्ध धर्म समाप्त हो गया। 1800 सालों तक इस देश में भगवान बुद्ध का धर्म रहा। और आपको पता होना चाहिए कि पाल वंश जो 12वीं शताब्दी के मध्य तक रहा, उसने इस भारत देश को ही नहीं, इस विश्व को 3 महान विश्वविद्यालय दिए, नालंदा, विक्रमशिला और ओदंतपुरी। अगर ये वर्ण व्यवस्था इतनी मजबूत होती, ये सवर्ण इतने मजबूत होते, तो मैं पूछना चाहता हूं कि हर्षवर्धन के बाद एक भी ब्राह्मण क्षत्रिय पुष्यमित्र शुंग को छोड़कर क्या इस देश का सम्राट हुआ क्या? राजा महाराजा हुआ क्या? ये एक मिथ है, ये एक झूठी कहानी है। और हम लोगों को, बच्चों को स्वाभिमानी होना सिखाना पड़ेगा। हम लोगों को, बच्चों को बिंबिसार, प्रसेनजीत, चंद्रगुप्त, सम्राट अशोक, हर्षवर्धन जैसे तमाम व्यक्तित्व की उनको चर्चा करनी पड़ेगी, उनको बात बतानी पड़ेगी। हम महान संस्कृत के, महान देश के निर्माता लोग हैं, हम अखंड भारत के निर्माता लोग हैं और फिर से अखंड भारत का निर्माण करेंगे, बुद्धमय भारत का निर्माण करेंगे। इसी के साथ आप लोगों ने मेरी बातें ध्यानपूर्वक सुनी और मैं पुनः कहता हूं, इस देव कोठार की धरती के, इस मिशन के, इस ट्रस्ट के डेवलपमेंट के लिए मुझसे जो बन सकेगा मैं करूंगा। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जय भारत, नमो बुद्धाय। साधुवाद, साक्षात महात्मा बुद्ध ने कहा था कि न वंश परंपरा से, न अच्छी शक्ल होने से